हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ैबुनिसा शेख, आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम उर्दू देखेंगे। सीटेट में जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं सब मिक्सअप है, पिछले सालों के क्वेश्चंस, तो वो आज हम प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे। सवाल नंबर 1 है, कौन सा बयान दुरुस्त है? आपको बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। बच्चों में जबान सीखने की पैदाइशी सलाहियत नहीं होती है। बी है, बच्चों में जबान सीखने की सलाहियत महदूद होती है। सी है, जबान सीखने के लिए कवायद का सीखना अशद जरूरी है। और डी है, बच्चों में जबान सीखने की सलाहियत पैदाइशी होती है। तो इस सवाल का ताल्लुक जो है ना, अगर आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इस सवाल का ताल्लुक जो है एक खास शख्स से है, जिसे हम कहते हैं नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की के नाम से हम जानते जिसे, ठीक है। वो कहते हैं कि बच्चों में जो है पैदाइशी सलाहियत होती है जबान सीखने की, है ना। पैदाइशी सलाहियत मौजूद होती है। नोम चॉम्स्की का मानना है, कहना है कि बच्चों में पैदाइशी सलाहियत होती है कोई भी जबान सीखने की, लैंग्वेज सीखने की, कोई भी नहीं, जैसे उसकी मादरी जबान, ठीक है। नॉर्मली ये कुदरती है ना, ये जो प्रोसीजर होता है उसके सीखने का, ये कुदरती होता है। जब वो पैदा होता है, छोटे से बड़ा होता है, उसका जो फैमिली बैकग्राउंड होता है, वो अपनों के बीच में छोटे से बड़ा होता है, तो वो सबसे पहले जो है सुनता है, और फिर वही वो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होते जाता है बोलता जाता है। वो ये नहीं देखता है कि उसमें क्या कवायद है, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, या ये जुमले में कवायद के तौर पर क्या इस्तेमाल होगा, है ना। वो जो है लाशऊरी तौर पर बोलता है, लाशऊरी तौर पर बोलता है, सीखता है, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये नोम चॉम्स्की का कंसेप्ट है। यहाँ उनका नाम तो दिया गया नहीं है, लेकिन ऑप्शन में ऑप्शन दिया है कि बच्चों में जबान सीखने की सलाहियत जो है पैदाइशी होती है। ये ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो आपका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसी में से आपको जवाब जो है सिलेक्शन करना है। ए है, नासरा पढ़ते हुए बार बार अटकती है क्योंकि उसे डिसलेक्सिया है। देखिए, सेकंड वाला है कि वो बार बार अटकती है क्योंकि उसे डिसलेक्सिया है। पढ़ने में जो दुश्वारी होती है ना, उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया कहते हैं अगर आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है। बी है, शमीम को लिखने में दिक्कत महसूस होती है क्योंकि वो डिस्ग्राफिया से 2-4 है। सी है, मेहनत और मोहब्बत लफ्ज को पढ़ते वक्त फर्क ना करना डिसकैलकुलिया है। और डी है, रियाजी खराबी को डिसकैलकुलिया कहते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें से आपको जो है गलत वाला आपको जो है मुंतखब करना है, क्योंकि कभी कभी सवाल में ये भी पूछा जाता है कि 4 जो ऑप्शन दिए गए उसमें से गलत कौन सा है। तो सभी ऑप्शन सही दिख रहे हैं, एक को छोड़कर मेहनत और मोहब्बत लफ्ज को पढ़ते वक्त फर्क ना करना डिसकैलकुलिया है, तो ये गलत है ना। जैसे कि मैं अभी बताई आपको कि अगर पढ़ने में जो प्रॉब्लम आती है उसे कहते हैं डिसलेक्सिया,
पढ़ने में दिक्कत है तो उसे डिसलेक्सिया कहेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि उसमें क्या लिखा है कि पढ़ने में जो दिक्कत है उसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। तो डिसकैलकुलिया तो रियाजी में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो उससे हम डिसकैलकुलिया कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, आमोजगारों को इल्म के हुसूल में मदद देने के लिए उस्ताद किस चीज पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए? इल्म के हुसूल में मदद देने के लिए मतलब यहाँ ये जो सवाल आपका दिया गया है ना, चाइल्ड सेंटर यानी तुफिल मरकूज के बुनियाद पर ये सवाल दिया गया है। और हमारी आज की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो तुफिल मरकूज ही है ना, तुफिल मरकूज ही है। और जो सवाल दिया गया है वो तुफिल मरकूज दिया गया है कि आमोजगारों को यानी तालिबे इल्म को इल्म के हुसूल में उस्ताद को किस बात पर तवज्जो देनी चाहिए? पहला है याद कराने में, क्या याद करने पे आप तवज्जो दोगे? बी है नंबर और ग्रेड पर, क्या उसके नंबर और ग्रेड पर तवज्जो दोगे? सी है तामुल पर, डी है सीखने के उसूलों के माहिर बनाने पर। तो आप किस पर तवज्जो दोगे? तो ए है याद कराने पर। तो याद कराने पर हम तवज्जो नहीं देंगे, हम बच्चों को याद नहीं कराएंगे, हमें उन्हें रट्टा नहीं सिखाना है। बी है नंबर और ग्रेड पर। नंबर और ग्रेड, जहां ये नंबर और ग्रेड की बात आती है ना, इसका मतलब समझना है कि वो ऑप्शन आपका गलत है। नंबर और ग्रेड से भी हम जो है बच्चों को जज नहीं कर सकते। सी है तामुल पर, बिल्कुल सही। तामुल यानी मिलकर पढ़ाई करना, संदर्भ में मतलब हर एक सब्जेक्ट जो होते हैं उनको जो है ताल्लुक जोड़कर पढ़ाई करना। जैसे का आपका जो है ईवीएस होता है ना, उसमें और भी दीगर जो सब्जेक्ट होते हैं, समाजी उलूम होता है उसमें, तो वो जो है एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, अटैच होते हैं, जिन्हें हम जो है जोड़कर जो है बच्चों को पढ़ाते हैं, मिसालें देते हैं। तो इस तरह से पढ़ाने में जो है बच्चे एक्टिव होते हैं और गुड रिस्पांस देते हैं, अच्छा जवाब देते हैं, उनको समझने में आसानी होती है। तो मौलिन को चाहिए कि वो तामुल पर तवज्जो दे। तो सही जवाब है तामुल। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। कौमी दरसियात का खाका 2005 कौमी दरसियात का खाका यानी कि एनसीएफ की बात की जा रही है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है ना, जिसमें हमारा निसाब, दरसियात, सिलेबस वगैरह शामिल होते हैं। तो एनसीएफ 2005 यानी के कौमी दरसियात का खाका 2005 के मुताबिक गलतियां इसलिए अहम होती है। देखिए, इसके मुताबिक गलतियां अहम होती है, गलतियां अहम होती है यानी बच्चे जो गलतियां करते हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। क्यों अहमियत रखते हैं वो? हाँ, गलतियां कर रहे हैं, हमें फौरन सुधार देना चाहिए, ये करना चाहिए हमें? बिल्कुल भी नहीं। उनकी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए, वो कहाँ गलती कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। प्रॉब्लम हमेशा देखिए एनसीएफ, एनसीईआरटी जो आपका कहता है ना, हमेशा ये कहता है कि अगर बच्चा फेल होता है तो बच्चा फेल नहीं हो रहा है बल्कि सिस्टम फेल हो रहा है। एजुकेशन सिस्टम, स्कूल सिस्टम, टीचर्स, हम फेल हो रहे हैं, ना कि बच्चा फेल हो रहा है। तो हमें जो है गलतियों पर तवज्जो देनी है। हाँ, तो यहाँ पर वही दिया है कि अहम होती है, ऑप्शन है, क्योंकि ये आमोजगारों को पास फेल में बांटने का एक अहम जरिया है।
क्या हम गलतियों से उसे पास फेल में बांट देंगे, इसी तरह जज करेंगे? तो आज जो शख्सियतें आगे बढ़ गई है, जिंदगी में तरक्की कर चुकी है, जो बचपन में जिन्हें कुछ आता भी नहीं था और आज इतने मुकाम पर पहुंच गए, तो क्या वो ऐसे ही पहुंच गए? तो हम तो इसके बिल्कुल खिलाफ हैं कि बच्चों को हम पास फेल के मुताबिक बिल्कुल नहीं बांटेंगे। तो आपका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। बी है, ये मौलिम को डांटने के लिए एक तरीका देती है। क्या डांटने का मौका मिल रहा है मौलिम को? ये तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। हमें बच्चों को डांटना ही नहीं है, बिल्कुल डांटना नहीं है। सी है, ये बच्चों के ख्यालात की बसीरत देती और तदरीसी आमोजिशी अमल में मददगार होती है। बिल्कुल सही बात है। डी है, ये क्लास से कुछ बच्चों को हटाने के लिए बुनियाद फराहम करती है। क्या हम क्लास में से बच्चों को हटाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये भी बहुत ही मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता ये ऑप्शन का। तो ये बच्चों के ख्यालात की बसीरत देती है। मतलब बच्चा जो है गलती कर रहा है तो वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करता होगा ना, एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में तो नहीं करता होगा। हो सकता है वो मैथ्स में अच्छा लाता हो, उसे जो मैथ्स के जो रियाजियाती अमल है वो अच्छे से आता हो सकता है उर्दू के जवाबात लिखने में उसको दिक्कत आती हो, है ना। तो हमें उसकी जो बसीरत है वो हमें जांचना है, परखना है कि आखिर उसके साथ मसला क्या है, और तदरीसी आमोजिशी अमल में मददगार होती है। बिल्कुल, हमारे जो तदरीसी अमल है हमारे लिए मददगार होती है उनकी गलतियां, कि हम हमारी तदरीस को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, कौन कौन सा तरीका अपना सकते हैं। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इस तरह से हमें जो है क्वेश्चंस के जो ऑप्शन है उन्हें एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। उस्ताद ने ध्यान दिया कि पसपा अपने आप नहीं किसी मसले को हल नहीं कर पा रहा है। सॉरी, पसपा नहीं, तलबा है वो, अपने आप नहीं किसी मसले को हल कर पा रहा है। मतलब यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया गया है कि उस्ताद है, एक मौलिम है, वो देखता है कि एक तालिबे इल्म है जो कोई मसले में फंसा है और हल नहीं कर पा रहा है उसे, लेकिन एक तजुर्बेकार फर्द की हिदायत से वो हल कर ले रहा है। ठीक है, तो इस हिदायत को क्या कहेंगे? मिसाल के तौर पर ले लेते हैं कि एक बच्चा है, उसे साइकिल चलाने में जो है दिक्कत पेश आ रही है। ठीक है, ये साइकिल समझ लीजिए थोड़ा इसको। एक बच्चा है, उसे साइकिल चलाने में दिक्कत पेश आ रही है, मतलब वो चला रहा है लेकिन जो है स्पीड में नहीं चला पा रहा है, रुक रुक कर थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। तो जब तजुर्बेकार फर्द, कोई बड़ा इंसान जब उसकी हेल्प करता है, उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, तो इस अमल को हम क्या कहेंगे? ए है प्राइवेट स्पीच। यहाँ पे तो स्पीच का सवाल ही नहीं उठ रहा है, कोई बात तो कर नहीं रहा है यहाँ पर मदद की बात की जा रही है। बी है ZPD, क्या ZPD कहेंगे? सी है स्कार्फ फोल्डिंग कहेंगे। डी है सोशल इंटरेक्शन कहेंगे। तो इस तरह से हेल्प करने को हम कहेंगे स्कार्फ फोल्डिंग। स्कार्फ फोल्डिंग, स्कार्फ फोल्डिंग का मतलब होता है टेम्पररी हेल्प। हारून हट जाओ, साइड हो जाओ। टेम्पररी हेल्प कहेंगे इसे, मदद, आर्जी तौर पर की जाने वाली मदद, के मतलब बच्चा कुछ हद तक कर पा रहा है, लेकिन अगर हम उसकी अच्छी तरह से मदद करते हैं तो वो उस काम को अच्छी तरह से कर सकता है, तो इसे स्कार्फ फोल्डिंग कहेंगे। बहुत से लोग स्कार्फ फोल्डिंग और ZPD में कंफ्यूज होते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जिसे कहा जाता है, इन दो चीजों में कंफ्यूज होते हैं। देखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का नजरिया जो है वाइगोस्की ने दिया है,
वाइगोस्की ने दिया है, ठीक है, ये नजरिया। तो इसका मतलब क्या होता है कि मतलब हम एक काम इस लाइन तक हम कर पा रहे हैं, है ना। सीटेट हम जो है थोड़ा इतना मतलब हम कवर कर रहे हैं सीटेट की पढ़ाई को, लेकिन अगर हम उसका लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर हम देख रहे हैं, तो हम जो है इस लेवल तक पहुंच जा रहे हैं, आगे के लेवल तक पहुंच जा रहे हैं। तो इस लेवल में और इस लेवल के दरमियान जो गैप है, इस गैप को हम कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आगे इसके ताल्लुक से भी क्वेश्चन आएगा। तो इस जोन को, इस दरमियानी गैप को कहा जाता है, ना कि स्कार्फ फोल्डिंग को। स्कार्फ फोल्डिंग का मतलब होता है टेम्पररी हेल्प, ठीक है। तो आपका सही जवाब स्कार्फ फोल्डिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक तालिब इल्म जबान की क्लास में अपनी पहली जबान को सीखने में अक्सर मुश्किलात का सामना करता है, क्योंकि देखिए बच्चा जो है बचपन से लेके बड़ा होता है अपने घर में, अपने फैमिली मेंबर्स के दरमियान, तो उसकी जो मादरी जबान है उसे आती है, ऐसी बात नहीं है कि उसे नहीं आती है। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है कि तालिबे इल्म क्लास में यानी के क्लास में जब वो पढ़ रहा है तो रस्मी तौर पर पढ़ी जाती है। तो क्लास में अपनी पहली जबान को सीखने में उसे दुश्वारी हो रही है। तो क्यों हो रही है दुश्वारी? घर में तो वो बोलता है, क्लास में क्यों दुश्वारी हो रही है? तो ऑप्शन देखेंगे, ए है अपनी जुबान को स्कूल में सीखना दिलचस्प नहीं, मतलब उसको दिलचस्पी नहीं आ रही है, ऐसी बात है क्या? बी है स्कूल की जबान घर की जबान की बनिस्बत ज्यादा रस्मी है, ठीक है, ज्यादा रस्मी है, ये हो सकता है क्या? सी है बच्चा अपनी जबान को जानता है और स्कूल में उस जुबान को दोबारा सीखना जरूरी नहीं समझता। क्या बच्चे ऐसा कुछ सोचते हैं? क्या लगता है आपको कि वो जरूरी नहीं समझता? बच्चा ऐसा क्यों सोचेगा? देखिए जब भी ऑप्शन में बच्चे को लेके अगर जरा भी नेगेटिव पॉइंट आता है ना, तो आपको समझना है वो ऑप्शन करेक्ट हो ही नहीं सकता, है ना। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही है कि स्कूल की जबान घर की जबान की बनिस्बत ज्यादा रस्मी होती है ना, तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम आती है शुरू में। तो आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हक़े तालीम का एक्ट 2009, तालीमी एक्ट 2009 के मुताबिक खुसूसी जरूरतों वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। खुसूसी जरूरतों वाले बच्चे, देखिए नोटिस कीजिए आप लोग, खुसूसी जरूरतों। अब यहाँ पर खुसूसी जरूरतों से क्या मुराद है? क्या आपके समझ में आता है? खुसूसी जरूरत से मुराद है कि किसी बच्चे को डिसेबिलिटी है, फिजिकल तौर पर अगर किसी तरह की माजूरी है ना, चलने में दिक्कत है, लिखने में प्रॉब्लम है, सुनने में, देखने में, तो क्या हम उन्हें सेपरेट कर देंगे? क्या ऐसा है? क्या हमारे एनसीईआरटी में ये बताया गया है? तो बिल्कुल भी नहीं, उन्हें बिल्कुल अलग करना नहीं है, बल्कि उन्हें जो है मिलकर पढ़ाना है, ठीक है। तो खुसूसी जरूरतें वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। कहाँ पढ़ना चाहिए? ए है तजुर्बा गांवों में जहाँ उन्हें जिंदगी की महारतें सिखाई जाए। क्या ऐसा है? उन्हें तजुर्बा गांवों में लेकर जाएंगे। बी है माँ बाप और देखभाल करने वालों के साथ जो उनकी जरूरत पढ़ने पर मदद कर सके। क्या उन्हें उनके साथ पढ़ने बोलेंगे तो फिर बच्चे का तो स्कूल में आके मतलब ही नहीं है। जब अगर हम माँ बाप की ही मदद ले रहे हैं तो बच्चे का तो मतलब ही नहीं है स्कूल में आने का। सी है खास तौर पर उन्हें के लिए बनाए गए मखसूस स्कूल, उन्हीं के लिए
बनाए गए मखसूस स्कूल। असल में ये जो उर्दू में थोड़ा ढूंढला प्रिंट हुआ है इसलिए मिस्टेक आ रही है। हाँ, तो मखसूस स्कूल में उन्हें जो स्पेशल स्कूल होती है, क्या हम उन्हें वहां भेज देंगे कि तुम यहाँ तो पढ़ने के लायक हो नहीं, चले जाओ वहां पर, इस तरह से। डी है शमूलियती तालीम के निजाम में दीगर बच्चों के साथ। तो यहाँ सबसे पॉजिटिव और सबसे मजबूत जो ऑप्शन है वो डी है, शमूलियती तालीम के निजाम में दीगर बच्चों के साथ। शमूलियती तालीम, उन्हें हम शमूलियती तालीमी निजाम में शामिल करेंगे। सबके साथ, सभी बच्चों के साथ हमें उन्हें बराबरी का दर्जा देना है और उन्हें पढ़ाना है। जो भी उनका मसला है हमें जो है उसका साथ देना है और उसे जो है तदरीस करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है। एक बच्ची है जिसका नाम है दुआ, सिर्फ उन्हीं सवालात का जवाब लिखती है जो उसने याद किए हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? हाँ, क्या वजह हो सकती है कि जो वो याद करती है बस उन्हीं का जवाब लिखती है? इसकी क्या वजह हो सकती है? ए है, उसकी क्लास में सब ऐसा ही करते हैं, मतलब सब बच्चे ऐसे ही कर रहे हैं इसलिए वो भी वैसा कर रही है, क्या ये रीजन हो सकता है? बी है, इस गौर फिक्र करने की कुव्वत खत्म हो गई, या फिर उसकी गौर फिक्र करने की कुव्वत खत्म हो गई है। ऐसा हम कह सकते हैं क्या? अरे भाई, अगर बच्ची में गौर फिक्र अगर उसमें गौर फिक्र करने की कुव्वत ही नहीं है, सलाहियत ही नहीं है, तो वो कोई जवाब कैसे याद कर सकती है? आप ही बताइए। सवाल में ऑलरेडी दिया गया है कि वो जवाब याद करके लिख लेती है, लेकिन दुआ सिर्फ उन्हीं सवालात का जवाब लिखती है जो उसने याद की है। इसकी क्या वजह? मतलब सिर्फ जो याद की है उन्हीं सवाल का जवाब लिखती है, तो इसकी क्या वजह है? तो गौर फिक्र की कुव्वत खत्म हो गई ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो याद कर पा रही है, उसकी जो ज़हनी कंडीशन है बिल्कुल सही सलामत है। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सी है, उसकी याददाश्त बहुत तेज है। देखिए, ये एक पॉजिटिव बात दिख रही है कि उसकी जो याददाश्त है जो कि बहुत तेज है ना, याददाश्त उसकी तेज है। और डी है, उसमें कुव्वते तखय्युल की कमी है। देखिए, हमें जो है बच्चों का नेगेटिव पॉइंट देखना ही नहीं है। जो ऑप्शन में उनका नेगेटिव पॉइंट बता रहा है इसका मतलब वो ऑप्शन गलत है ज्यादा से ज्यादा, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। तखय्युल की कमी है, बच्चे में कोई कमी नहीं है। कमी होती है तो हम में, हमारे सिस्टम में, अकॉर्डिंग एनसीईआरटी। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर और बेस्ट आंसर आपका हो सकता है उसकी याददाश्त में बहुत तेज है, उसकी याददाश्त बहुत तेज है, यही आपका जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सभी जबानी महारतें आगे डैश दिया गया है। तो क्या है भाई सभी जबानी महारतें? ए है, एक दूसरे से मरबूत है। बी है, एक दूसरे से बढ़कर है। सी है, एक दूसरे से अलग है। या डी है, एक दूसरे को मुतासिर नहीं करती है। तो इन 4 ऑप्शन में सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि एक दूसरे से मरबूत है। जो भी हमारे तदरीस में जो भी हम बच्चों को सिखाते हैं, बच्चा जो महारतें सीखता है, बेसिक जो उसकी जो महारतें हैं, जिसे हम सुनना है ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 मेन है ना। तो ये जो महारतें हैं ये क्या है? तो ये जो है ये एक दूसरे से मरबूत है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, आपस में इनका ताल्लुक है। ठीक है, तो सिंपल इसका आंसर है एक दूसरे से मरबूत है। चलिए नेक्स्ट है 10वां सवाल, इनमें से कौन एनसीएफ, देखिए फिर से एनसीएफ के ताल्लुक से
क्वेश्चन आया है एनसीएफ 2005 के रहनुमा उसूलों में शामिल नहीं है। शामिल नहीं है, देखिए इस नहीं पर हमें खास तवज्जो देनी है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है नहीं है और हम टिक क्या करके आते, जो है, जो सही है। हाँ बोल रहे हैं पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव देखना है, नेगेटिव को देखना ही नहीं है, तो ऐसे सवाल में हम मार खा जाते हैं। तो हमें क्वेश्चन भी गौर से देखना है, पढ़ना है कि नहीं है पूछा है नहीं पूछा गया है। नहीं है इसका मतलब चारों में जो गलत है वो आपका सही जवाब है। तो एनसीएफ के मुताबिक 4 ऑप्शन में से क्या गलत दिया गया है हमें वो देखना है। तो गलत क्या होगा, जो बच्चों के अकॉर्डिंग में गलत दिया रहेगा वही ऑप्शन गलत होगा। और क्या हो सकता है देखते हैं। ए है स्कूल के बाहर ही जिंदगी को मालूमात से जोड़ना चाहिए। ए ऑप्शन ठीक है, सही लग रहा है, बहुत अच्छा ऑप्शन है ये कि बाहरी जिंदगी से जोड़ना चाहिए। बी है रटी हुई आमोजिश के तरीके को तर्क करना चाहिए। ये भी सही है ना। हमें नहीं है पूछा है, देखिए मैं भी अभी भूल गई थी, नहीं है तो ए बिल्कुल सही है कि बाहरी जिंदगी से जोड़कर बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उन्हें कनेक्ट करना चाहिए। उसे महज क्लास की 4 दीवारी का तक ही उन्हें महदूद नहीं रखना है, हमें उन्हें बाहर की जिंदगी से जोड़ना है, कनेक्ट करना है। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है रटी हुई आमोजिश के तरीके को तर्क करना चाहिए। हाँ ये भी सही बात है, हमें उन्हें रटाना ही नहीं है, रटाना जो ऑप्शन में आया वो गलत है। सी है निसाब को दरसी किताब पर मुबनी होना चाहिए। क्या सिर्फ दरसी किताब पर मुबनी होना चाहिए निसाब को। डी है इम्तिहान को मजीद लचकदार और क्लासरूम की जिंदगी से मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल सही है, इम्तिहान को मजीद लचकदार होना चाहिए। लचकदार मतलब चेंजेस, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो खासियत है इम्तिहान की, उसमें जो है चेंजेस आते रहना चाहिए। हर वक्त एक ही तरह का टेस्ट लेना, एक ही तरह से इम्तिहान लेना, हाँ चलो इमला ले रहे तो बस हर हफ्ते इमला ही लिए जा रहे हैं, तो इस तरह से हमें उन्हें जांचना नहीं है, उनका असेसमेंट नहीं करना है। हमें जो है लचक पैदा करनी है, हमें जो है नई टेक्निक को अपनाना है कि हम और क्या नया तरीका अपना सकते हैं उनको असेस करने के लिए, उनको जांचने के लिए। तो यहाँ दिया गया है कि लचकदार होना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है, जबकि हमें गलत ऑप्शन को सिलेक्शन करना है। तो निसाब को दरसी किताब पर मुबनी होना चाहिए, ये ऑप्शन हमारा जो है सही है, क्योंकि गलत पूछा है तो गलत ही सही है कि निसाब को दरसी किताब पर मुबनी होना चाहिए। तो सिर्फ दरसी किताब पर ही मुबनी नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें और भी एक्टिविटी शामिल होना चाहिए, उसे बाहरी जिंदगी से हमें जोड़कर पढ़ाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के अमल को मखसूस कमजोरियों की तशखीस से हासिल करदा मालूमात की बुनियाद पर पढ़ने लिखने में बेहतरी लाने की कोशिश की जाती है। सीखने के अमल को मखसूस कमजोरियों की तशखीस से मतलब डायग्नोस्टिक किया जा रहा है, तशखीस की जा रही है। तशखीस मतलब बच्चा अगर गलती कर रहा है तो उसका रीजन तलाश करना, उसका मसला तलाश करना कि आखिर उसे मसला क्या है, तशखीस की जा रही है। ठीक है, तशखीस से हासिल करदा मालूमात की बुनियाद पर, ठीक है, हमने उसकी तशखीस की है, उसके मसले को जांचे और मालूमात हासिल किए। अब उस मालूमात की बुनियाद पर पढ़ने लिखने में बेहतरी लाने की कोशिश की जाती है। पढ़ने लिखने में बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही है, यानी उसका इलाज किया जा रहा है ना, उसका इलाज किया जा रहा है, तशखीस की जा रही है। सबसे पहला अमल है तशखीस।
तशखीस करना, डायग्नोस करना। डायग्नोस करना, ठीक है, तशखीस करना, डायग्नोस करना कि वो कहाँ गलती कर रहा है, ठीक है। तो हम जो है तशखीस करेंगे, जांचेंगे। अब जब हमें पता चल गया कि बच्चा जो है जवाब क्यों नहीं दे रहा है, आखिर मसला क्या है, उसमें खुद एतमादी की कमी है, उसको जवाब आ रहा है लेकिन वो बोल नहीं रहा है, आखिर मसला क्या है ना। तो हम उसे जांचेंगे, परखेंगे, यानी हम क्या कर रहे हैं, तशखीस कर रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं उसका, बच्चे का। तो अब जो हम जांचे, मालूमात हासिल किए, अब हम उसकी जो मसला है उसको हल करने की कोशिश करेंगे, है ना। जांचने के बाद हम उसके मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। हल करना मतलब इलाज करना, इलाज करना मतलब मौलजाती, इलाज से आएगा मौलजाती, यानी मौलजाती तदरीस करना। तो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में आपको वही तलाश करना है। तलबा को मशवरा देने के जरिए, तलबा को मशवरा देने के जरिए, बी अहम तसव्वुरात को ज़हनी नशीन कराने के जरिए, वालिदैन को मशवरा देने के जरिए, मौलजाती या इस्लाही तदरीस के जरिए। तो देखिए चौथे ऑप्शन में यहाँ दिया गया है कि मौलजाती या इस्लाही तदरीस के जरिए जो है हम उसकी बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे, है ना। मशवरा देने से क्या होगा, मशवरा देने से क्या होगा, जरूरी नहीं है ना मशवरा दे तो बच्चा बराबर सुनकर अमल करे, ऐसा जरूरी नहीं है। बी है एम तसव्वुरात को ज़हन नशी कराने के जरिए, तसव्वुरात को ज़हन नशी करना, ज़हन नशी करना मतलब वही उसको याद करवाना या रटाना, तो ये तो शामिल है ही नहीं। उसके बाद है वालिदैन को मशवरा देंगे, वालिदैन को मशवरा देकर क्या मतलब है, मेन हमारा जो सेंटर में कौन है, बच्चा है, हमें बच्चे को लेकर चलना है ना। तो हम जो है मौलजाती या इस्लाही तदरीस के जरिए जो है इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी किस्म के सवालात बच्चों में सोचने के अमल को फरोग देते, किस किस्म के सवालात सोचने के अमल को जो है फरोग देते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे सवाल रहेंगे जिसमें बच्चा एक्टिव हो, बच्चा एक्टिव हो, है ना। तो वही सवाल में जो है वो सोचेगा, सोचने के अमल को फरोग देते हैं, है ना, सोचेगा। तो ऑप्शन ए है वाकयाती सवालात, क्या हम उससे वाकयाती सवालात करेंगे। बी है सिर्फ पढ़ाए जाने वाले मतन पर मुबनी सवालात, मतलब जो हमने पैराग्राफ बच्चों को पढ़ा दिए और फिर पढ़ाने के बाद उसी में से सवाल कर रहे हैं, क्या इस पर वो सोचेगा, गौर फिक्र करेगा। सी है जाती गौर फिक्र को मुतहरिक करने वाले सवालात, मतलब ऐसे सवालात हम पूछेंगे जिससे उसकी सोच मुतहरिक हो जाती तौर पर, या हतमी नौयत के सवालात। तो इसमें बेहतर और एक्टिव ऑप्शन नंबर सी है, जाती गौर फिक्र को मुतहरिक करने वाले सवालात हम बच्चों से कहेंगे, ना कि यस नो टाइप क्वेश्चन के मतलब हम पूछ लिए भारत की राजधानी कौन सी है, तो जो एक ही पर्टिकुलर उसका जवाब है जो कि बच्चा फौरन दे देगा। गौर फिक्र कहाँ किया उसने, उसको पता था और उसने जवाब दे दिया, बल्कि हमें ऐसा क्वेश्चन पूछना है कि उसके जहन पर जो है वो थोड़ा सोचे, गौर करे, है ना। तो ऑप्शन सी है जाती गौर फिक्र को मुतहरिक करने वाले सवालात। 13वां है क्वेश्चन, अक्सर ये देखा जाता है कि माँ की गैर मौजूदगी में लड़कों की बनिस्बत लड़कियों को अमूर खानादारी और छोटे भाइयों को देखभाल की उम्मीद की जाती है, ये डैश की मिसाल है। तो ये किसकी मिसाल है, अगर घर में पेरेंट्स नहीं है, कहीं काम पर चले गए, तो
जो है जिम्मेदारी सौंप कर जाते हैं कि घर में बेटी है और उनसे कहते हैं कि अभी जो है खाना तुमको बनाना है। बेटी भी है बेटा भी है, दोनों भाई बहन मौजूद है और हम कहते हैं कि तुम खाना बना लेना और बच्चे से कहते हैं कि तुम ध्यान रखना घर का, इस तरह से। तो इस तरह से ही हम क्यों करते हैं? हम बेटे को क्यों नहीं कहते कि तुम खाना बना लेना आज का दिन, और बेटी से क्यों नहीं कहते कि तुम जरा संभाल लेना घर? तो ये हम जो करते हैं समाज में, ये जो नॉर्मल चीज होती है, इसे क्या क्या कहा जाता है? जेंडर स्टेरियोटाइप। बी है जेंडर इक्विटी, क्या यहाँ इक्विटी हो रही है? सी है जेंडर इक्वेलिटी, इक्वेलिटी हो रही है। डी है जेंडर रिलेवेंस। तो इसे क्या कहेंगे हम? इसे हम कहेंगे जेंडर स्टेरियोटाइप। जेंडर ये इसका सही जवाब जेंडर स्टीरियोटाइप है। कि मतलब हमारे जो समाज है, हमारा जो समाज है एक पर्टिकुलर जो है लेडीज को जो है एक लिमिट दे दिया गया है, गर्ल्स को, और बॉयज जो जेंट्स होते हैं उन्हें एक हद दे दिया गया है। मतलब कहा जाता है कि अगर लड़का रोता है तो कहते हैं कि सिर्फ तुम लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो? क्यों? वो इंसान नहीं है, वो रो नहीं सकता, सिर्फ लड़कियां ही रोती है। मतलब एक तरफा हम देखते हैं, सोचते हैं, बल्कि हमें दोनों को लेवल में रखना है। तो ये जो हम एक तरफा देखते हैं उसे जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं, है ना? तो ये जो कहा गया है कि लड़कियों को ही कहा जाता है खाना बनाने, या मेहमान आते तो उन्हें ही कहते कि जाओ जाके चाय बनाओ, घर में भाई है उनको तो कभी कहते नहीं है, तो इसे कहा जाता है जेंडर स्टीरियोटाइप। हालांकि वो भी कर सकते हैं, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आमोजिश की खामी है जो हैंडराइटिंग और हल्की महारतों को मुतासिर करती है, क्या हो सकता है? हैंडराइटिंग से रिलेटेड दिया गया है, लिखना के रिलेटेड से दिया गया है, इसके ताल्लुक से दिया गया है। क्या हो सकता है? डिसलेक्सिया हो सकता है। डिसलेक्सिया तो पढ़ने में जिसको दिक्कत आती है उसे डिसलेक्सिया कहा जाता है। डिस्कैलकुलिया कह सकते हैं। डिस्कैलकुलिया तो जिसको रियाजी में दुश्वारी पेश आती है उसे कहा जाता है। और डिस्प्लेसिया उसे कहेंगे जो बच्चा मतलब अपना ध्यान एक जगह नहीं रख पाता है, उसे जो है प्रॉब्लम होती है एक ही जगह पर अपना ध्यान रखने की, वो गड़बड़ी करता है, एक जगह टिक कर वो बैठेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, बहुत कम वक्त जो है वो लेता है एक जगह टिकने के लिए। तो वैसा कुछ यहाँ दिया गया है। यहाँ सिंपल दिया गया है, लिखने में परेशानी है, और डी दिया है नॉन ऑफ दी अबाउ। तो कभी कभी क्वेश्चन के ऑप्शन भी ऐसे रहते हैं कि आंसर उसमें होता ही नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन रहेगा नॉन ऑफ दी अबाउ। तो ये लिखने के ताल्लुक से जो है वो डिस्ग्राफिया आएगा। डिस्ग्राफिया, जिन बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम आती है उन्हें कहेंगे डिस्ग्राफिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शांति क्लास 3 की तलबा है, तीसरी जमात की तलबा की बात की जा रही है। वो अक्सर रे और रे और रे, जीम और जे को अदा करने में गलती कर रही है। बतौर जुबान के उस्ताद आपका रवैया क्या होगा? मतलब बच्ची जो है इन उरूफ को पढ़ने में इस तरह से जो है
गलती कर रही है, तो आप उस्ताद हो, आपका रवैया क्या होगा, क्या होना चाहिए? ए है, ऐसा जुबान और बोली के असर की वजह से हो रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है जबान और बोली के असर की वजह से ऐसा हो सकता है? हो सकता है। बी है, शांति का तलफ्फुज साफ नहीं है, इसलिए उसको मश्क देना चाहिए। देखो, ये जुमले से समझ में आ रहा है कि बच्चे को नेगेटिव, मनफी तौर पर देखा जा रहा है कि उसका तलफ्फुज गलत है, जबकि मैं स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि हमें बच्चों में खामी देखना ही नहीं है कि उनमें कुछ फॉल्ट है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा हमें देखना ही नहीं है। तो ये तो गलत हो ही गया। सी है, बतौर उस्ताद ऐसी मामूली गलती को नजरअंदाज करना चाहिए। क्या हम गलती को नजरअंदाज कर देंगे तो फिर बच्चे को सिखाएंगे कैसा, अगर नजरअंदाजी कर देंगे तो। डी है, शांति एक लापरवाह तलबा है। यहाँ तो मतलब एकदम हद ही हो गई, डायरेक्ट बच्चे को लापरवाही कह दिया गया है। तो आपका सही जवाब ए है, ऐसा जुबान और बोली के असर की वजह से हो रहा है ना। हो सकता है घर में जो वो बोली है, उसकी मातृभाषा, उसकी मादरी जबान जो है, उस वजह से जो है वो रे को डे बोल रही है, जिम को जे बोल रही है ना। तो ऑप्शन ए सही है। तो आज के लिए इतना ही। आप उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसके अलावा अगर कुछ और ऐड करना है या कुछ है तो आप लोग जरूर मुझे बताइएगा कमेंट के जरिए। आज की क्लास कैसी लगी ये भी मुझे जरूर बताइए। अगर आपको कोई सवाल नहीं समझा है या मेरे से कोई मिस्टेक हुई है तो वो भी मुझे जरूर बताइए, ताकि मैं उसको इस्लाह कर सकूं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।